जिस उल्कापिंड ने डायनासोर्स को धरती से विलुप्त कर दिया था, अगर वही उल्कापिंड धरती से टकरा जाए तो क्या होगा? क्या हम इस तबाही से बच सकते हैं? चलिए पता करते हैं। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले जब धरती पर डायनासोर्स का राज था, तब हमारी पृथ्वी पर ऐसा एस्टेरॉइड टकराया जिससे धरती की 75% स्पीशीज खत्म हो गई। लगभग सारे ही डायनासोर्स मारे गए। पर हम ये बात जानते हैं कि डायनासोर्स इंसानों जितने स्मार्ट नहीं थे, इसीलिए वो विलुप्त हो गए। पर आज का इंसान तो बहुत स्मार्ट हो चुका है। हम चांद को छूकर आ चुके हैं। हमारे पास ऐसी मिसाइलें हैं जो कि साउंड की स्पीड से 27 टाइम्स तेज चलती हैं। हमारे पास न्यूक्लियर बम्स हैं जिनका जहां भी इस्तेमाल करा जाता है वहां पे किलोमीटर तक तबाही मच जाती है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हम इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि हम एक इस तरीके के एस्टेरॉइड से बच सके? चलिए पता करते हैं। पहले हम देखते हैं कि उस दिन क्या हुआ होगा जब उल्कापिंड डायनासोर्स के ज़माने में टकराया होगा। 6.5 करोड़ साल पहले हमारे इतिहास का एक सबसे बुरा दिन आया। एक ऐसा उल्कापिंड जो मौत बन के दक्षिण से आ रहा था। उस उल्कापिंड की रफ्तार किसी गोली की रफ्तार से 3 गुना तेज थी। उस धमाके में लाखों न्यूक्लियर बम जितनी शक्ति थी, इससे पूरी पृथ्वी का टेम्परेचर आधे घंटे के लिए किसी ओवन से भी गर्म हो गया था। पिघला हुआ लावा बारिश की तरह गिरने लगा, जिससे जंगलों में आग लग गई। भूकंप बने जो कि 9 से 11 मैग्नीट्यूड के थे। उन्होंने दुनिया भर के वॉल्केनोज को एक्टिव कर दिया। हर जगह लावा और तबाही हो चुकी थी। तबाही अभी खत्म नहीं हुई थी। इस उल्कापिंड से बड़े धूल के बादल बने जिसने पूरी धरती को ढक लिया और 15 सालों तक सनलाइट को धरती पर नहीं पड़ने दिया। इससे धरती का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता गया और जली हुई जमीन बर्फीली बन गई। इस तबाही से लगभग 75% स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई। लगभग सारे ही बड़े डायनासोर मारे गए। जो बच गए वो खाने की कमी से मर गए। पर इस तबाही में भी कुछ किस्मत वाले जीव बचे रहे, जैसे कि क्रोकोडाइल्स, जो महीनों तक बिना खाए पिए जी सकते हैं। वो पानी के नीचे छुपे रहे और मरे हुए जानवरों को खाकर जीते रहे। इनके अलावा कई सारे छोटे जानवर भी बचे रहे जो जमीन के नीचे रहते थे। ये एनिमल्स भी किसी तरीके से प्लांट और डेड बॉडीज को खाकर बचे रहे। कुछ सालों बाद अर्थ का एटमॉस्फेयर नॉर्मल होने लगा और धीरे धीरे जीवन फिर से पनपने लगा, लेकिन इस बार डायनासोर्स के बिना। तो अब बारी है इंसानों की इस एस्टेरॉइड से बचने की। पहले हम देखते हैं कि अगर ये एस्टेरॉइड हमसे बिना किसी वार्निंग के टकरा जाए तो क्या होगा। एक ही झटके में आधा अमेरिका और कई सारे देश इस ब्लास्ट से उड़ जाएंगे। करोड़ों लोग पल भर में ही खत्म हो जाएंगे। इम्पैक्ट का साउंड इतना खतरनाक होगा कि 1500 किलोमीटर दूर खड़े हुए लोग भी इस ब्लास्ट के साउंड से ही मारे जाएंगे। धमाके के 1-2 मिनट बाद ही दुनिया भर में 9 से 11 मैग्नीट्यूड के भूकंप आने लगेंगे। इतिहास के सबसे बड़े भूकंप जो मोस्टली सारे ही ह्यूमन स्ट्रक्चर्स को तबाह कर जाएंगे। इनसे कई सुनामीज भी बनेगी जो कि 100 मीटर ऊंची होंगी। ये कई किलोमीटर तक जमीन को डुबा देंगी। आज ह्यूमंस की पॉपुलेशन 8 बिलियन है और इस तबाही से लगभग 4.5 बिलियन लोग एक ही दिन में खत्म हो जाएंगे। बाकी बचे हुए लोग या तो बंकर में छिपेंगे या फिर वो ब्लास्ट से काफ़ी दूर होंगे। पूरी दुनिया भर में न्यूक्लियर बंकर बने हुए हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा स्विट्जरलैंड में है। टर्की और ईरान में तो अंडरग्राउंड सिटीज़ भी हैं, जिसमें करोड़ों लोग सेफ बच सकते हैं। अंडरग्राउंड रेलवेज लाइन और मेट्रो सबवेज में भी कई सारे लोग टेम्पररी शेल्टर ले सकते हैं। बस ये शेल्टर अर्थक्वेक के समय में तबाह नहीं होने चाहिए। मान लेते हैं कि आप एक बंकर में छुपे हुए हैं और अभी तक बचे हुए हैं, लेकिन असली चैलेंज तो अब शुरू होगा। सारी फसलें बर्बाद हो चुकी है क्योंकि पूरा आसमान धूल के बादलों से छुप गया है। एटमॉस्फेयर जहरीली गैस और कार्बन डाइऑक्साइड से भर गई है, जिसकी वजह से एसिड रेन हो रही है। सनलाइट नहीं मिलने से कुछ ही दिनों में अर्थ का टेम्परेचर भी अब काफ़ी कम होना शुरू हो गया है। हमें और भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि बिजली। सोलर पैनल्स फेल हो चुके हैं, कई सारे डैम्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और अब बस न्यूक्लियर पावर ही एकमात्र सहारा बचा है। बंकर्स में अब खाने और पीने की शॉर्टेज होने लगी है और इस लड़ाई में कई सारे लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सिर्फ कुछ हाईटेक बंकर्स जो कि सरकारों और अमीर लोगों ने बनवाई हैं, वो ही सेल्फ सस्टेनिंग है, जिसमें खाने की कमी नहीं होगी और लंबी सुरक्षा वही दे सकते हैं और कई सालों तक सरवाइव कर सकते हैं। पर इस मुश्किल वक्त में भी नए तरीके ढूंढे जा सकते हैं। लोग मशरूम हार्वेस्ट करके खा सकते हैं, जो सनलाइट पे डिपेंड नहीं होता और डेडली फायर्स के बाद भी तेजी से बढ़ता है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो हमें सालों तक लड़नी पड़ेगी, जब तक अर्थ का एनवायरनमेंट नॉर्मल नहीं हो जाता। अंत में कुछ हजार या फिर लाखों लोग ही बच पाएंगे। ये तब की सिचुएशन है जब उल्कापिंड हमसे बिना किसी वार्निंग के टकरा जाए। लेकिन क्या होगा
कि अगर हमें पता हो कि एस्टेरॉइड आ रहा है और अभी हमारे पास इतने दिन बचे हैं, इस सिचुएशन में हम पहले से ही प्रिपरेशन कर सकते हैं और एस्टेरॉइड को तबाह या फिर उसका ऑर्बिट चेंज करने के बारे में सोच सकते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, हम एक एस्टेरॉइड का ऑर्बिट भी चेंज कर सकते हैं। 2022 में नासा का डार्ट सैटेलाइट एक छोटे से एस्टेरॉइड पे टकरा गया, जिससे एस्टेरॉइड का ऑर्बिट चेंज हो गया और इस मिशन से ये प्रूफ हो गया कि एस्टेरॉइड का ऑर्बिट भी चेंज किया जा सकता है। पर हर एस्टेरॉइड एक जैसा नहीं होता। नासा ने जो एस्टेरॉइड हिट किया वो डायनासोर वाले एस्टेरॉइड के सामने एक छोटा बच्चा लगता है। इसका साइज लगभग 10 किलोमीटर जितना बड़ा है, माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा। ऐसे मॉन्स्टर को हटाना एक बड़ी मुश्किल है। ऐसे एस्टेरॉइड से सीधे टकराने से वो छोटे उतने ही खतरनाक टुकड़ों में टूट सकता है, जो और भी बड़े खतरे पैदा करेगा। तो आखिर करे क्या? क्यों ना हम इस एस्टेरॉइड को न्यूक्लियर बम से ब्लास्ट कर दें। ऐसा करने से हम एस्टेरॉइड का ऑर्बिट चेंज कर सकते हैं। पर हमने कभी भी न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल स्पेस में नहीं किया है और हमें नहीं पता कि इसका क्या रिजल्ट होगा, तो इसमें थोड़ा रिस्क तो है। इसके अलावा कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि हम लेज़र की हेल्प से भी एस्टेरॉइड को हटा सकते हैं। इसके लिए हमें एस्टेरॉइड पर लगातार लेज़र का यूज़ करना होगा, जिससे कि एस्टेरॉइड पर हल्का दबाव पड़ता रहेगा और टाइम के साथ उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसके लिए बस हमें एक बहुत ही बड़ी और पावरफुल लेज़र का यूज़ करना होगा। खुशकिस्मती से अब तक हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी 1 किलोमीटर से बड़े एस्टेरॉइड्स हैं, उन सभी को हमने मैप कर लिया है। लेकिन हमारे पास सोलर सिस्टम के बाहर से आने वाले एस्टेरॉइड्स का कोई डाटा नहीं है। वो अचानक ही बहुत तेज स्पीड से और बहुत ही कम वार्निंग के साथ आ सकते हैं, चाहे हमें कुछ महीने मिले या कई साल। एस्टेरॉइड को रोकने के अलावा भी हमारे पास एक बैकअप प्लान होना बहुत ज़रूरी है। अगर एस्टेरॉइड को रोकना पॉसिबल ना हो तो हमारा पहला कदम होगा इम्पैक्ट जोन को और उसके आसपास के इलाकों को खाली करवाना, जिससे करोड़ों जानें बच सकती हैं। हमें ऐसे बंकर बनाने होंगे जो कि सेल्फ सस्टेनिंग होंगे और भूकंप के झटके सह सकते हों। पुरानी माइंस और गहरी गुफाओं को अंडरग्राउंड सिटीज़ में बदलना होगा। ये अंडरग्राउंड सिटीज़ या तो न्यूक्लियर रिएक्टर या फिर जियोथर्मल एनर्जी के साथ चलेंगे। इनमें हमें वर्टिकल फार्म्स भी बनाने होंगे, जिससे बिना किसी सूरज की रोशनी के हम खाना उगा सकते हैं। दुनिया भर में हज़ारों किलोमीटर तक फैली हुई रेलवे टनल्स को भी अंडरग्राउंड सिटीज़ में कन्वर्ट करा जा सकता है, जो कि करोड़ों लोगों को घर दे सकती हैं। बाहर लगभग सारी ही प्लांट स्पीसीज़ और एनिमल स्पीसीज़ ख़त्म हो जाएगी, तो हमें हर तरीके के सीड्स के भंडार बनाने होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स को बचाना होगा। बाय द वे, अंटार्कटिका में एक ऐसा स्टोर पहले से मौजूद है जिसमें कई सारे प्लांट स्पीसीज़ के बीज मौजूद हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स जिसे हमें बचाना होगा वो है पानी। अगर हमारे पास कई सालों का समय हो तो हम मार्स को कॉलोनाइज करने के बारे में भी सोच सकते हैं। इलॉन मस्क और कई सारे लोगों का यही मानना है कि हमारे पास एक घर से ज़्यादा घर होने चाहिए। अगर एक तबाह हो भी जाए तो भी हमारे पास एक घर बचेगा। अगर आपको जानना है कि हम मार्स पर कैसे रहेंगे तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और मैं आपको मिलूँगा एक नई वीडियो में।